Hussein, and today our topic is feedback mechanism from chapter 2 biology. इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिफिनीशन, फिर टाइप्स की तरफ आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफिनीशन क्या है। डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय रिसेप्टर्स एंड सेंडिंग सिग्नल्स बाय कंट्रोल सिस्टम टू द इफेक्टर्स फॉर अ रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल वर्ड्स में इस डिफिनीशन का मतलब क्या है कि जब किसी भी सिस्टम का जो प्रोडक्ट बन रहा है उस वो जो प्रोडक्ट होता है वो खुद स्टिमुलस बन जाता है और कंट्रोल सिस्टम कोई रिस्पांस शो करे। डेली लाइफ से मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या चीज। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक वाटर टैंक है और ये आप लोगों को पता हुआ हर घर में होता है। ठीक, जब ये एम्प्टी हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, ठीक, मोटर ऑन कर लेते हो। ठीक, अब फीडबैक मैकेनिज्म को देख, अब उसको आपने ऑफ करना है। ठीक, ये वाटर टैंक है, इसमें क्या है, इसमें वाटर है और ये कनेक्टेड होता है किस चीज के साथ, यहाँ पर एक मोटर होता है। ठीक, उस मोटर को जब आप ऑन करते हो तो इस वाटर टैंक में पानी चला जाता है। कॉमन सेंस की बात है, सब लोग इसको इजीली आप समझ सकते हो। यहां से पानी जा रहा है, ठीक, सिस्टम ऑन है, जो कंट्रोल सिस्टम है आपने ऑन किया है। और कहां से ऑन किया है, यहां पर एक बटन लगा होता है जिस पर क्या होता है, ऑन एंड ऑफ। यहां से आपने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है मोटर को और पानी जा रहा है ऊपर, वाटर टैंक में स्टोर हो रहा है। ठीक, अब पानी का एक लेवल होता है। ठीक, देखो ये प्रोडक्ट है, समझो इसमें इंक्रीज आ रहा है। कब तक इंक्रीज आएगा, एक खास लेवल तक इंक्रीज आएगा। अब यहां तक ये वाटर फिल हो चुका है तो क्या होगा, यही वाटर जो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है वाटर टैंक में, यही वाटर फिर क्या करता है, यहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब यहां से गिरना स्टार्ट हो जाते, देखिए ऊपर से क्या गिर रहा है, वही वाटर गिर रहा है। और हमारा जो मकसद था वो क्या था, इस वाटर टैंक को फिल करना था। ठीक, तो वाटर टैंक तो फिल हो रहा है, लेकिन जब हो गया वाटर नीचे गिर रहा है, जब नीचे गिरेगा तो फिर क्या होगा, यही वाटर का जो नीचे गिरता है और आप उसको देखते हो तो क्या कर लेते हो, वाटर टैंक जो है वो क्या हो गया, फिल हो गया। यहां से फिर आप इस सिस्टम को क्या कर लेते हो, स्विच ऑफ करते हो। जब स्विच ऑफ करते हो मोटर स्टॉप हो जाता है, ठीक, ऑफ हो जाता है। अब ऊपर वाटर नहीं जाएगा, जब ऊपर वाटर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वाटर ऊपर से नहीं गिरेगा। तो ये समझो कि एक्चुअल क्या है, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि ऊपर सिस्टम ऑन है, वाटर जा रहा है, वाटर का गिरना इस पूरे सिस्टम को स्टॉप करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, अब डिफिनीशन तो आपको समझ आई होगी। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास दो बेसिक टाइप है और वो क्या है। एक हमारे पास आ जाती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां पर जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, सबसे पहले इसको समझे कि व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम कहते हैं कि द इफेक्टर्स, जरा और से डिफिनेशन को सुने, द इफेक्टर्स रिस्पॉन्स इज अपोजिट टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहने का यह मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि जो इफेक्टर्स होते हैं, ठीक, जो चेंज ला रहे होते हैं, ठीक, उसका जो रिस्पांस होगा वो क्या है, इज अपोजिट टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा तो इफेक्टर का चेंज जो है या रिस्पांस जो है उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। कैसे, क्या मतलब, इसको सिंपली समझने के लिए आपने क्या करना है, एक माइंड में अपना एक एग्जांपल लेकर आना है और वो एग्जांपल आपकी डेली लाइफ का है और सबने देखा भी होगा। ठीक, कि शीशा, सब लोग जानते होंगे इसको। अब शीशा क्या होता है, अगर इस पर दो बंदे बैठ जाते हैं शीशा के ऊपर, ठीक, एक बंदा ये बैठ गया, ठीक, और एक यहां पर बैठ गया है, तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है शीशा का, इसमें एक साइड क्या होगा, एक साइड अगर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा साइड नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीज होगा। ठीक, सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि अगर एक सिस्टम क्या है, यहां पर एक प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट कम होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। समझ आ रही बात, कि रिवर्स है एक दूसरे के, अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, द इफेक्टिव रिस्पांस इज अपोजिट टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में
किसी भी वेरिएबल का चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, अगर एनवायरमेंटल चेंज में फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इफेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछते हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो मेंटेन करता है हीमोस्टेसिस को। ठीक, तो इसमें से देखो हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, तो एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो एक्चुअल हम पढ़ते हैं, जो एक्चुअली होम्योस्टेसिस है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी इसको? हेमोस्टेसिस को। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हेमोस्टेसिस नहीं करता, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको बूस्ट अप करते, तेज करते, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन एक बात आपने माइंड में रखना है कि हेमोस्टेसिस वर्ड रिलेटेड टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हेमोस्टेसिस का वर्ड जो है वो रिलेटेड है। ठीक, और इससे पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हेमोस्टेसिस क्या है। ठीक, तो ये एमसीक्यू में ये पॉइंट नोट करें कि हेमोस्टेसिस क्या करता है? रिप्रेजेंट एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि सिस्टम को बैलेंस कर सके। ठीक, सीसा वाली बात है कि एक अगर ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, ठीक, तो उसको बैलेंस पर लेकर आना है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर एक ऊपर जा रहा है दूसरा भी ऊपर जाए, ठीक, तो वो बैलेंसिंग की तरफ नहीं जा रहा। ठीक, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है या दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये बैलेंसिंग की तरफ नहीं है। अब इसको हम क्या कहते हैं? देखो यहां पर मैंने लिखा है क्या कि स्टेबलाइज करता है। किस चीज को स्टेबलाइज करता है? ये स्टेबलाइज करता है किस चीज को? इंटरनल एनवायरमेंट को, इंटरनल कंडीशन को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक, जो एक्चुअली हेमोस्टेसिस का डिफिनीशन है वो नेगेटिव फीडबैक में हम कहते हैं कि क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज क्या कर रहा है? यहां पर ये स्टेबलाइज कर रहा है क्या चीज? वेरिएबल को स्टेबलाइज कर रहा है। वेरिएबल को हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल है। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये स्टेबलाइज करेगा टेम्परेचर को। ठीक, या वाटर कंसंट्रेशन को, वाटर कंसंट्रेशन क्या है? वो एक वेरिएबल है, उसको स्टेबलाइज करेगा। अभी इसको हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से वाज़ेह है कि इसमें क्या होगा? द इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, इफेक्टर का रिस्पॉन्स क्या होगा? सिमिलर आर टुवर्ड द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ इफेक्टर का जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स क्या होगा? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी फैक्टर है उसके हिसाब से कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम कहते हैं एक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? दूसरा प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। और हम कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, या बूस्ट अप करेगा किसी प्रोसेस को या स्लो डाउन करेगा किसी प्रोसेस को, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जबकि नेगेटिव में अभी हमने डिस्कस किया, इसमें आपने ये एरो माइंड में रखना है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक, अब इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज करता है चेंज इन वेरिएबल। इस बात को जरा नोट करें। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? ये एक्चुअली इंक्रीज करेगा चेंज। ठीक, किस चीज में? वेरिएबल में। और वेरिएबल फिर मैं आपको बताऊं कि क्या है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक, और वाटर कंसंट्रेशन भी हो सकता है, आयंस का कंसंट्रेशन भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या करेगा? इस वेरिएबल को मजीद इंक्रीज करेगा चेंज इसमें। ठीक, और ये क्या करता है? सिस्टम को ये डिस्टेबलाइजिंग की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक, और ये फिर आ जाता है कि उसका जो नेगेटिव फीडबैक हमारे पास जो हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। पॉजिटिव का जो नॉर्मल एग्जांपल है वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले इस डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट को देखें कि यहां पर ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है। डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट का मतलब ये है
कि फॉर एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, उस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हो जहां पर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या होगा? ठीक, देखो एक बंदा है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में सांस ले रहा है। फॉर एग्जांपल देखो एक एनवायरनमेंट है और उसमें ये एक इंडिविजुअल है। इस एनवायरनमेंट में क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, और इसमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो कॉमन सेंस की बात है। स्टूडेंट सोचिए जरा, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप हो तो क्या होगा उसके? जब ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक, तो इनहेल करेगा, ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करोगे। जब ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करोगे तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका बॉडी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कि नॉर्मल से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है बॉडी में। तो उसके रिजल्ट में क्या करेगा, हमारे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो क्या करेगा, वो हमारे लंग्स को ऑर्डर देगा कि जो रिस्पिरेशन है, ब्रीथिंग का प्रोसेस है, वो बूस्ट अप करो। क्यों बूस्ट अप करूं? इस वजह से बूस्ट अप करो कि बॉडी में ये जो ऑक्सीजन लेवल है वो रिड्यूस हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में वो बंदा मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम हुआ है। अब देख सर इस बात को, बॉडी के अंदर क्या हुआ, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ तो बॉडी ने क्या कर दिया, देखो इस बात को जरा, ब्रीथिंग क्या होगा, ब्रीथिंग भी इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि बॉडी का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी ब्रीथिंग इंक्रीज करेगा, बूस्ट अप करेगा, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इनटेक हो, ताकि ऑक्सीजन डिफिशियंसी पूरी हो जाए। अब देख जरा इस सीक्वेंस को देख, ऑक्सीजन का एरो ऊपर है और ब्रीथिंग का भी ज्यादा है। अब एनवायरनमेंट बाहर क्या है, एनवायरनमेंट ये है कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, जब ब्रीथिंग ज्यादा हो जाए तो और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, वो इनहेल करेगा। ठीक, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के इनहेल करने की वजह से क्या हो सकता है, फाइनली डेथ भी हो सकती है उससे। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्या कर रहा है, ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट कर रहा है। ठीक, कुछ सिचुएशन हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मली होता है, ठीक, जिस तरह चाइल्ड बर्थ, हम इसका एग्जांपल लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे होता है कि वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल इसका आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट में। इसका दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ जाता है क्या, कि हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम लेते हैं क्या, फीवर को लेते हैं। फीवर को देख जरा, कि फीवर में जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक, तो हमारा जो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है, हाइपोथैलेमस है, ठीक, उसने हमारा सेट पॉइंट इंक्रीज कर दिया है। ठीक, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है, बंदे को टेम्परेचर है, ठीक, 102 है, 103 है, हाई टेम्परेचर है। ठीक, जब हाई टेम्परेचर होता है, ठीक, तो हमारे बॉडी में हमारे जो हाइपोथैलेमस है तो वो डिटेक्ट करता है कि कोई क्या है, पायरोजेंस है। पायरोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, या वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस फिर सेट पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब देख जरा इस बात को, फीवर इंक्रीज हो रहा है, जब फीवर इंक्रीज होगा हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो मैसेज देगा, और वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज मजीद इंक्रीज इन टेम्परेचर का होगा। अब बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज है और फीवर की वजह से, कोई पायरोजेंस की वजह से हाइपोथैलेमस ने और मैसेज दे दिया कि मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करो। तो देखो दोनों एरो जो है वो ऊपर की तरफ है कि टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज है, 102 है या 103 है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर को मजीद बूस्ट करना चाहा, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। जब मजीद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 104 या 105 मजीद इंक्रीज होता जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर से हमारे जो एंजाइम वो क्या होंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे।
और डीनेचर जब एंजाइम हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल है, फीवर भी है और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन कौन सा एग्जांपल है, हार्मफुल हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आता है कि डिस्टेबलाइजिंग करता है। तो किस तरह डिस्टेबलाइज करता है हमारे सिस्टम को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे उसके एग्जांपल, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।